हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो कम ऑन गाइस, आपके लिए मैं करंट अफेयर्स का लेसन लेके आया हूं। और ये करंट अफेयर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है, जिससे रिलेटेड गारंटेड मैं बोल रहा हूं कि एक क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आने वाला है। एक ही टॉपिक है बट वेरी सब्सटेंस फॉर्म में, और ऐसा टॉपिक जिसे आपको जानना ही होगा और जानना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको अपने आप वो जानकारी मिल जाएगी। और वो स्कीम क्या है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। बस ध्यान रखिएगा, अंत तक देखिएगा, पूरे फीचर्स के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। और आपको इस वीडियो के तहत जो पता चलेगा वो ये चलेगा कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है गांव के आवासीय ज़मीन को भी रिपोर्टिंग या अकाउंटिंग करने के लिए तैयारी कर रही है, और पूरे इंडिया में, पूरे देश में इसके ऊपर लार्ज स्केल पे प्रोग्रेस वर्क चलाया जा रहा है। ओके, तो करंट अफेयर्स 2021 के तहत यूपीएससी एंड बीपीएससी या किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं स्वामित्व स्कीम। क्या आप लोगों ने नाम सुना है इसे? स्वामित्व मतलब क्या होता है? ओनरशिप, है ना। स्वामित्व मतलब होता है ओनरशिप। इस रिगार्डिंग में एक महत्वपूर्ण बात ये जानना है आपको कि आखिर ये ओनरशिप की बात क्यों उठी है ना। ये ओनरशिप की बात क्यों उठी है? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अक्सर हम लोगों ने देखा है कि गांव में, घरों में, खास करके गांव के रिमोट एरिया और गांव में हम अक्सर देखते हैं कि आवासीय जो ज़मीन होता है उसका कोई स्वामित्व निर्धारित नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका लेखा जोखा नहीं हो पाता है, और सालों से अपने बाप दादा के बंटवारे के आधार पे, ओरल बंटवारे के आधार पे चला आ रहा है। और वही मुद्दा इस तरह से हावी होता है कि हम उस ज़मीन के स्वामित्व को निर्धारित कर नहीं पाते हैं। ऐसे में बहुत सारे डिस्प्यूट भाई भाई के बीच में, चाचा भतीजा के बीच में, चाचा भाई के बीच में, इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट होता है। लोग ऐसे भी हैं जो पुराने बंटवारे को, जिसके स्वामित्व आपको भले ही कागज़ पे ना हो, लेकिन अगर 50 साल 20 साल से ऊपर आप अपने, इनफैक्ट लॉ के अनुसार भी अगर आप देखें कि 12 साल से ऊपर किसी भी ज़मीन पे अगर आपका स्वामित्व बिना निर्विवाद अगर निश्चित हो चुका है और अगर कंटिन्यू है, तो उसके ऊपर दूसरा किसी भी तरह से अपना स्वामित्व निर्धारित नहीं कर सकता है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, या आज भी ऐसे कुछ आपके घर परिवार में लोग और सदस्य मिल जाएंगे जो पुराने बंटवारे को या पुराने स्वामित्व को चैलेंज करने के लिए व्याकुल होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मैं पढ़ लिया हूँ, सीख लिया हूँ, नया चीज़ जानता हूँ, मैं कानून के तहत कानून को चैलेंज कर सकता हूँ। करेक्ट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है फैमिली के बीच में, गवर्नमेंट ने पंचायती राज दिवस के समय में 2020 2020 पिछले साल, मतलब 24 अप्रैल, जिसे पंचायती राज दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है, क्योंकि 1993 वाला जो है, 92 93 वाला जो आप जब पढ़े हैं पंचायती राज एक्ट, है ना, अमेंडमेंट जब 73rd अमेंडमेंट आया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन का डेट है। एंड सिंस दैट इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड एज पंचायती राज दिवस। सो 24 अप्रैल 2020 को पायलट बेसिस पे स्वामित्व स्कीम को लाया गया, जिसके अंतर्गत ये प्रोपेगेंडा या प्रोपोगेशन या प्रपोजल रखा गया कि उन 9 स्टेट्स में, जो पायलट बेसिस पे सिर्फ 9 स्टेट में रखा गया था, उन 9 स्टेट्स में, 9 राज्य में, जो पंचायत लेवल में गांव में जो आवासीय ज़मीन है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, उन सारे ज़मीन का प्रॉपरली रिकॉर्डिंग करते हुए उसका खाता बही तैयार करना होगा और उसका स्वामित्व निर्धारित किया जाए, है ना। इसी को ध्यान में रखते हुए, इसकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, अब गवर्नमेंट के द्वारा इसे पूरा ऑपरेशनल कर दिया गया है अक्रॉस द कंट्री। सो अब हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, उन सारे स्टेट्स में, राइट, 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, जहाँ जहाँ ये एप्लीकेबल हो सकता है, एवरीवेयर दिस स्वामित्व स्कीम को एक्सटेंड किया गया। करेक्ट। ये न्यूज़ इसी अप्रैल में था, इसीलिए मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो पंचायती राज दिवस के आधार पे ये स्वामित्व स्कीम को, ओनरशिप स्कीम को जो लॉन्च किया गया था पिछले साल 24 अप्रैल को, उसे अब
9 राज्य से बढ़ाकर पूरे राज्य में विस्तार कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा इस फीचर के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो जैसा कि मैं आपको बताया कि ये बेसिकली रूरल सेक्टर में या विलेज में या गांव में जो रेसिडेंशियल लैंड है उसके ओनरशिप को निर्धारित करेगा। ठीक है, उसके ओनरशिप को ध्यान रखिएगा, ओनरशिप को, इंपॉर्टेंट लाइन, उसके ओनरशिप को निर्धारित करने के बाद और निर्धारित करने के लिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे आप देखिएगा कि एक्सरे कैमरा या ड्रोन, तो ड्रोन जैसे टेक्निक को यूज किया जाएगा और उसका मैपिंग किया जाएगा और उस मैपिंग के आधार पे हर एक प्लॉट का जो डिवीज़न देखने को मिलेगा ड्रोन के तहत, उसके स्वामित्व को या ओनरशिप को प्रॉपर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के हेल्प के साथ में या सरपंच या मुखिया के हेल्प के साथ या मदद के साथ इस चीज़ को निर्धारित किया जाएगा कि किस ज़मीन का कौन मालिकाना हक रखता है। करेक्ट। नेक्स्ट है, इससे क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड है वो और भी अपडेट होगा। जिस रेसिडेंशियल या आवासीय ज़मीन का रिकॉर्ड अभी तक अपडेट नहीं हो रहा था उसे अपडेट करने में हेल्प मिलेगा। और इतना ही नहीं बल्कि अपडेट करने के बाद जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपने पढ़ा होगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो 29 आइटम्स दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इस 29 आइटम्स पे टैक्स या सर्विस टैक्स या फ़ी लेवी कर सकता है या उस 29 आइटम्स पे एक्शन ले सकता है। उससे उसी आधार पे इस 29 आइटम में से एक पार्ट ये रहेगा कि गांव के आवासीय ज़मीन का जब रिकॉर्डिंग होगा, मेंटेनेंस होगा प्रॉपर्ली, तो वहाँ से जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू को जनरेट करने में हेल्प करेगा। करेक्ट। अभी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो स्कीम लाया गया है ये बेसिकली आप देखिएगा तो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में एक इजाफा लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसी विवाद या मतभेद को कम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और लैंड रिकॉर्ड को अपडेट करने के व्यू से, ये ध्यान रखिएगा। और चौथा एक इनडायरेक्ट मोटिव ये है कि जब आपका आवासीय ज़मीन का स्वामित्व निर्धारित हो जाएगा, ओनरशिप डिसाइड हो जाएगा, देन ऑन दैट बेसिस यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन और यू कैन टेक लोन ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रॉपर्टी। कई बार ऐसा होता है कि आपको लोन की ज़रूरत है बट कोलैटरल के तौर पे जब आपसे कोई प्रॉपर्टी मांगा जाता है तो आपके आवासीय ज़मीन के अलावा और कोई भी ज़मीन ना होने के कारण आप किसी भी तरह का कोलैटरल प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं बैंक को। ऐसे में चूँकि आपकी आवासीय ज़मीन जो कि गाँव में है, रूरल सेक्टर में है, उसका खाता बही या ज़मीन का कागजात आपके नाम का नहीं है तो आप उसे कोलैटरल के तौर पे कहीं पे प्रोड्यूस भी नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे लोन के समय में प्रॉब्लम होती है। तो अगर ये लैंड रिकॉर्ड प्रॉपर्ली अपडेट हो जाएगा तो उस लोन में भी आप इसे कोलैटरल के तौर पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। करेक्ट। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा बेनिफिट के तौर पे क्लियर कट लिखा हुआ है जो कि मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको साथ साथ बता ही रहा हूँ। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स, विलेजर्स का जो प्रॉपर्टी राइट है वो और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जो कि आज के डेट में गांव में आवासीय ज़मीन के रिगार्डिंग में अभी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूज़न भरा पड़ा है। सो ऑफिशियली दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल बी रिमूव्ड और कर्ब्ड, ओके, इट विल बी रिड्यूस्ड एंड आपका जो स्वामित्व है आपके गांव में मम्मी पापा दादा दादी का ज़मीन को आप ओनरशिप के तौर पे अपने नाम पे या अपने माँ बाप के नाम पे भी कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वे में आपके इस ज़मीन का जो है खाता बही तैयार हो जाएगा, है ना। सो इट विल हेल्प टू यू टू गेट योर लैंड ओनरशिप अपडेटेड। करेक्ट। सेकेंड है द प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, जो विलेज का अभी तक इस मामले में खास करके नगण्य था या ना के बराबर था, वो भी मेंटेन हो जाएगा प्रॉपर वे में। और ये पंचायत लेवल में पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत मुखिया और सरपंच के हेल्प से। करेक्ट। सो उसके रिगार्डिंग जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा उस टैक्स के कलेक्शन में जो लैंड रेवेन्यू टैक्स होता है उसके कलेक्शन में भी आपको गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगा। करेक्ट। यहाँ साथ में आप लोकल टैक्स विल ऑल्सो बी क्रिएटेड फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, क्योंकि आपको पता होगा, आप बोलिएगा कि कैसे क्रिएट होगा, तो जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कभी भी किसी तरह का कोई विवाद होता है
तो 100 रुपीज़ का फ़ी रखा गया है पंचायत में कि इस तरह का, और इतने वैल्यू का पर्टिकुलर वैल्यू रखा गया है। इस वैल्यू से कम का अगर ज़मीन जायदाद का कोई बंटवारा या घर में किसी तरह का विवाद क्रिएट होता है तो आपको 100 रुपये का फ़ाइन देना पड़ेगा। तो इस तरह के फ़ी एंड टैक्सेस को आपके वैल्यू के अनुसार कलेक्ट करने में गवर्नमेंट को भी हेल्प मिलेगा, जो कि आपके लिए ही उपयोगी होगा। उसके बाद रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का टाइटल डिस्प्यूट खत्म होने के बाद आपका आपसी मतभेद भी खत्म होगा, आप लोग प्यार से रह सकेंगे, अच्छी तरह से रह सकेंगे, है ना। और इस तरह का, और उसके बाद एक चीज़ और है कि कभी आपको बेचने की बात आएगी तो चूँकि टाइटल डिस्प्यूट रहता था, टाइटल की क्लैरिटी नहीं होती थी, जिसके कारण आपके उस लैंड का, आवासीय ज़मीन का प्रॉपर मार्केट वैल्यू नहीं हुआ करता था, जिसके कारण आपके ज़मीन का वैल्यू अगर 10 लाख हो तो कई बार आपको मजबूरन या किसी भी नॉन रिकॉर्ड होल्डिंग के कारण या नो टाइटलमेंट के कारण आपको उस रेट पे ना बेचकर बल्कि 5 लाख के बजाय 2 लाख में, 10 लाख के बजाय 4 लाख में आपको उस ज़मीन का वैल्यू बनाना पड़ता था और उसे बेचना पड़ता था। करेक्ट। सो प्रॉपरली आपका वैल्यूएशन, इस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होगा और वही प्रॉपर्टी कोलेटरल के तौर पे या किसी भी तौर पे आप कहीं पे भी यूज भी कर सकते हैं। करेक्ट। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? तो आपका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब आप अपने घर और गांव के ज़मीन को देखिए और उसे छोड़िए नहीं, और उसके बारे में जानिए कि आपका कौन कौन से ज़मीन का स्वामित्व क्या है, कौन किस ज़मीन का मालिकाना हक रखता है और कौन नहीं हक रखता है। और अगर नहीं रखता है तो आप क्लैरिटी लाइए कि आपके बाप दादा का ज़मीन या आपका ज़मीन में क्या कन्फ्यूज़न है। उस कन्फ्यूज़न को क्लियर करते हुए अपने चाचा, भाई, भतीजे से डिस्प्यूट जो है उसे क्लियर कीजिए दावे के साथ। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि गांव के ज़मीन के जो आवासीय ज़मीन है उसका भी स्वामित्व निर्धारित होगा और गांव के जो छोटे छोटे इसके कारण डिस्प्यूट क्रिएट होते थे उसे भी कम किया जाएगा। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच एंड आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और आने वाले दिनों में इस तरह के वीडियो और भी आपको मिलते रहेंगे।